मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज सीएम तीरथ सिंह रावत का आज दौरा है, दिल्ली दौरा है, क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए, आज मुख्यमंत्री के दौरे का चौथा दिन है और मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार वो तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो संगठन से जुड़े हों, आरएसएस से जुड़े हों, या कल जो उनकी तमाम केंद्रीय मंत्रियों से कल और या इससे पहले लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकातें। रिसेंटली अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर पहले कृष्ण गोपाल के यहाँ पहुंचे थे और जहां उनकी मुलाकात चल रही है। और कृष्ण गोपाल जो है आरएसएस के सह सर कार्यवाह है, तो जाहिर तौर पे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। और ऐसे में बीजेपी और आरएसएस, जिस तरह से आरएसएस का बीजेपी संगठन में खासा दखल होता है, आरएसएस की ही पार्टी बीजेपी मानी जाती है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी में जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो लगातार संघ के टच में रहते हैं। और तीरथ सिंह रावत की बात करें तो संघ से निकले हुए कार्यकर्ता तीरथ सिंह रावत है, और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यहाँ पे मुलाकात की है। तमाम अन्य आरएसएस नेताओं से भी मिल सकते हैं और फिलहाल अभी मुख्यमंत्री चौथे दिन भी दिल्ली में बने हुए हैं। जी अमित, ये जो बैठक हुई है, इससे पहले भी एक बैठक हुई है राम माधव के साथ, तो उसमें क्या तमाम चर्चा हुई है बैठक में? देखिए, जो खास तौर पे आरएसएस के लोगों के साथ या संगठन के लोगों के साथ जो बैठकें होती है, उन पर संगठन को लेके ही चर्चा होती है। खास तौर पे अब 2022 का चूंकि चुनाव भी आ रहा है, और इसके साथ ही चूंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि तीरथ सिंह रावत भी कभी आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, आरएसएस से लगातार जुड़े रहे हैं, और ये भी वजह है कि पुराने जो टर्म्स होते हैं वो इन लोगों के साथ में। और यहाँ पे तमाम राजनीतिक चर्चाएं जो है संगठन लेके कि किस तरह सरकार काम करे, किस तरह चीजों को आगे बढ़ाना है, उसे लेके भी राय शुमारी होती है। और इसके साथ ही आरएसएस जिस तरह लगातार मुहिम चलाता है, खास तौर पे चाहे सरकार को लेके या तमाम लोगों को लेके, समाज सेवा को लेके, उन मुहिम को कैसे आगे बढ़ाना है, ये विषय भी चर्चा का विषय होते हैं। जी अमित दुबे, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से आपको बता रहे हैं खबर, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरा पर हैं, वहीं राम माधव के साथ बैठक हुई थी इससे पहले। और बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर है, जहां बैठक हो रही है और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा में कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंट में आकर लोगों के लिए मददगार बने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। विधायक पुष्कर धामी ने एसडीएम सहित उन राजस्व कर्मचारियों को सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना वायरस बनकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया था। सुनील कुमार डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है उससे लड़ने के लिए और जनता के लिए जिन्होंने सेवा करी, उसमें आज उन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनको प्रेरित किया गया कि उनके जो जानने वाले हैं, जो जनता के लोग हैं, उनको प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगाएं, ताकि हम जो संभावित तीसरी लहर की बात हो रही है या फिर अगर फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है उससे हम बच सकें और कोरोना महामारी से हम लड़ सकें। उधम सिंह नगर के ग्राम सभा सरपुरा में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया है। इस दौरान WHO और विधायक पुष्कर धामी सहित स्वास्थ्य महकमे में टीम गांव में पहुंची। कोरोना टीकाकरण से बच रहे ग्रामीणों को, वैक्सीनेशन से बच रहे ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस दौरान 70 से ज्यादा ग्रामीणों ने कोविड वैक्सीनेशन लगवाई। वहीं विधायक ने ग्रामीणों से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी अपील की है। हम लोगों का पूरा फोकस है कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र सीमांत क्षेत्र में कोई भी टीकाकरण से वंचित न रहे। और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का आ रहा है कि जहाँ कम टीकाकरण हुआ है वहाँ पर मैं स्वयं जा रहा हूँ, सारी मशीनरी जा रही है और हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि सब लोग टीका लगाएं। उस क्रम में आज हम दूरस्थ गाँव सरपुरा गए थे। अभी तक वहाँ पर 70 लोगों ने टीका लगा लिया था सवेरे 12 बजे तक, और अभी मैं समझता हूँ शाम तक काफ़ी लोग टीका लगा लेंगे।
बाजपुर की फौजी कॉलोनी में एक अनियंत्रित कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम बन्नाखेड़ा निवासी विराट सिंह कोसी काटे से बाजपुर की ओर जा रहा था। सामने से आ रही एक कार ने फौजी कॉलोनी के समीप पर ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट आता है, पॉइजन आता है ना चालक की एक अज्ञात वाहन से टक्कर होने के बाद मृत्यु होना प्रकाश में आया था। अभी इसको शव को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे ही घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त होती है, इस पर मुकदमा लिखा जाएगा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश होने से मैदानी इलाकों में भी गंगा से सटे किसानों के खेत और आबादी वाले गांव में ग्रामीण चिंता में आ गए हैं। वजह यह है कि बाला वाली गंगा का तटबंध कई वर्षों से टूटा हुआ है, जिसका प्रशासन और सिंचाई विभाग ने इस पर कोई भी मरम्मत नहीं करवाई है। यदि बरसात में गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो लक्सर और खानपुर सहित उत्तर प्रदेश के भी कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिसको लेकर के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तटबंध के हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड में मानसूनी दस्तक के बाद जहां कुछ किसानों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं जो गंगा के तटबंध के किनारे जो गांव हैं उन पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि वजह मानी जा रही है कि यदि बरसात होती है और गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो जो तटबंध के किनारे जो ग्रामीणों के खेत हैं उनमें जो है पानी भरने की संभावना बनी रहती है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो सकती है। और लगभग लक्सर और खानपुर विधानसभा के लगभग 22 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पानी भरने से आबादी को भी खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा जो गंगा का तटबंध टूटा हुआ है उस पर भी कोई देखरेख नहीं की गई है। हम तटबंध पर मौजूद हैं और ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तटबंध है वो टूटा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनको आवश्यक सामग्री के लिए उत्तराखंड आना पड़ता है। लेकिन वजह मानी यह जाती है कि यदि पानी का बहाव और जलस्तर बढ़ता है तो समस्या जो है दोनों प्रदेशों के जो ग्रामीण हैं उनके सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसे में किस तरीके से ग्रामीणों के सामने व्यवस्था होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन वर्कर्स बहुत सी आशा कार्यकर्ताओं की भी मौतें हुई हैं। इन्हें श्रद्धांजलि और पीड़ित स्वजनों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर मृत आशा बहनों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखा। आशाएं जो ऐसी हैं कि जो 15 साल से लगातार काम कर रही हैं और जब से कोरोना काल चल रखा है, कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रही हैं, और जबकि उनको मानदेय मिलना चाहिए था, उसका मुआवजा मिलना चाहिए था, घर में उनके भी बच्चे थे। कितनी आशाएं ऐसी हैं, किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए इस बीच, किसी के कोई खुद आशा भी एक्सपायर हो गई हैं और उनके घर में कमाने वालों की बहुत कमी है। तो ऐसा नहीं हुआ कि उनकी गिनती करी गई हो, उनको मुआवजा दिया गया हो। नैनीताल में हर साल 15 जून को कैंची मंदिर के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के बाहर से ही बाबा के दर्शन कर लौटना पड़ रहा है। 20 साल पहले ही 15 जून को बाबा के मंदिर का निर्माण कराया गया था। तभी से हर साल यहाँ पर बाबा के भक्तों के लिए मेला लगता है। बाबा नीम करौली महाराज के भक्तों की संख्या न सिर्फ भारत में है बल्कि विदेशों में भी बाबा के भक्त की कोई कमी नहीं है। इस बार भी विगत वर्ष की भांति बहुत सीमित संख्या में और सांकेतिक रूप में, ताकि यह परंपरा एक किस्म से बनी रहे। और ऐसा तो नहीं कि उतने विस्तृत रूप में किया गया है, बहुत सांकेतिक तौर पर, ताकि जो एक परिपाटी है विगत वर्षों से चली आई
वो बनी रहे। और बहुत क्या कहें आपसे, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, ऐसा रूप हो गया है इसका। सर बहुत आस्था है बाबा जी से, और हम हर साल आते हैं 15 जून को। और इस बार कोविड नियमों का पालन करते हुए थोड़ा निराश तो हैं कि हम बाबा जी के दर्शन दूर से ही कर पा रहे हैं, वरना हमने सोचा था कि हम बाबा जी के दर्शन करेंगे, थोड़ी देर मंदिर में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ आके काफ़ी शांति मिलती है और काफ़ी उम्मीद जागती है अंदर से। इसलिए मैं हर साल आता हूँ, इस बार भी इसीलिए आया हूँ। अब बाहर से ही दर्शन करके हम वापस जाएंगे, क्योंकि कोविड नियमों का पालन होना भी बहुत ज़रूरी है। विगत मैं 20 साल से बाबा जी के धाम से जुड़ा हूँ और यहाँ पे आज तक के लिए कई भक्त लोग आए हैं, लेकिन कोविड को देखते हुए प्रशासन की भी एक मजबूरी है, उनको भी यहाँ पे रोकना है लोग दर्शकों, क्योंकि कोरोना काल अभी बहुत बुरी तरह फैल रहा है। और मैं निश्चित तौर पर बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, इस देश प्रदेश से कोरोना महामारी खत्म हो, और निश्चित तौर पर अगले आने वाले साल पे भक्तगण यहाँ से जितने भी देश और देशों से आते हैं वो सब भक्त यहाँ पर दर्शन करना है। वैरीनाथ नगर में स्थित पोस्ट ऑफिस में पिछले 50 दिनों से कोई भी कार्य नहीं होने से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया के नेतृत्व पोस्ट ऑफिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा, एक और मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यहां पर लोग डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन के साथ आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस से डाक तक नहीं जा पा रही है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से यहां पर पोस्ट ऑफिस कार्य करने के लिए आ रहे लोगों को कार्य नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट ऑफिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि 50 दिनों से पोस्ट ऑफिस ठप पड़ा हुआ है, वहीं ऑफिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 50 दिनों से पोस्ट ऑफिस का काम ठप पड़ा हुआ है, वहीं उग्र जो लोग हैं वो आगे अनशन करने की भी बात कर रहे हैं। वहीं 50 दिनों से पोस्ट ऑफिस ठप पड़ा हुआ है और अनशन करने की बात सामने आ रही है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है पोस्टल डिपार्टमेंट, और आज बड़े दुख का विषय है कि 2 महीने से यहाँ पर कामकाज ठप पड़ा है। हमने उच्च अधिकारियों को भी सूचना इसकी दे दी है, इसके बावजूद भी आज तक 2 महीने में एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, और आज देखिए 2 महीने से लोग परेशान हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। तो अति शीघ्र अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, काम नहीं हो पाया, तो हम यहीं पर अनशन करेंगे। बता दें कि रुड़की के नगर विधायक प्रदीप बात्रा का मसूरी घूमते हुए एक पुलिसकर्मी द्वारा चालान काटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि जिस पर विधायक प्रदीप बात्रा खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मसूरी में तैनात पुलिसकर्मी और उनके कुछ साथियों की हरकतों से उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जबकि सच्चाई कुछ और है, उन्होंने पूरे समय में मास्क पहने हुए थे, साथ ही साथ उनके परिवार के साथ भी घूमने निकले थे। बता दें कि प्रदीप बात्रा का मसूरी घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ है और घूमने के दौरान पुलिस के द्वारा चालान भी काटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और उनका कहना है कि मास्क उन्होंने लगाया हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया गया था, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी चालान काटा गया। इसके पीछे किसी न किसी की कोई साजिश है जिसके चलते ये चालान काटा गया। पार्ट देखा है जो कि स्टोरी का अंत है। आप पूरी पिक्चर देखिए, पूरी कहानी उसमें देखिए क्या है, तब आप मेरे से बात करिए। सिर्फ एंड ऑफ द स्टोरी दिखाया गया है। पूरी स्टोरी में कहीं भी मैं बिना मास्क के नहीं, हर जगह मैंने और मेरे परिवार ने मास्क पहना हुआ है। वो ज़बरदस्ती उलझ रहा था, हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे। परिवार के साथ जब आदमी जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी बात में नहीं पड़ना चाहेगा। वो घूमने के मूड से गया, माइंड फ्रेश करने गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सबने मास्क पहना हुआ, तो मेरा चालान गलत किया गया, झूठा चालान काटा गया। तो मेरा पुलिस से आग्रह है कि मेरा चालान कैंसिल करा जाए और जो 500 रुपये मेरे से दंड लिया गया, मेरा दंड वापस किया जाए। काशीपुर के थाना कुंडा क्षेत्र के टीला गांव में अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने अपने ही करीबी रिश्तेदार पर हत्या की आशंका जताई है।
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, आगे हो जाएगी। कि रात को एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लाया गया था एम्बुलेंस के द्वारा, और जब उसको यहाँ देखा गया डॉक्टर के द्वारा तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था। तो उस सूचना पर जो है थाना काशीपुर पुलिस और फिर कुंडा पुलिस मौके पर पहुँची थी और मुझे सूचित किया गया था। तो मेरे द्वारा भी जो है अस्पताल पहुँच कर देखा गया तो एक व्यक्ति चंद्रपाल है, उम्र लगभग होगी 44 से 45 साल के आसपास। तो वो जो है मृत अवस्था में थे वहाँ, और उनके दाहिने जो है सबके पास जो है उनको चोट भी लगी हुई थी, नाक से भी उनको खून आ रहा था। तो संभवतः उनको किसी चीज़ से उनको मारा गया है और अभी उनके परिजनों से बातचीत की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई है पंचायतन और पीएम की कार्रवाई वो भी की जाएगी, और जैसे उनके परिजनों के द्वारा जैसे ही तहरीर दी जाएगी तो उसके तत्काल जो एफआईआर पंजीकृत कर उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर रुद्रपुर से है, जहां आज उस समय हड़कंप मच गया जब ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी और 2 युवक की गोलीकांड में मौत हो गई। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। घटना किच्छा रोड रामनगर गांव के मालसी क्षेत्र की है। इस पूरे मामले में रुद्रपुर कोतवाल ब्रिजेश शाह ने बताया कि अभी इस पूरे घटनाक्रम की वजह क्या थी यह नहीं पता चल पाई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर मसूरी से है, जहां गूंज संस्था लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती आ रही है। पिछले कोरोना काल में भी गूंज संस्था द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। वहीं इस वर्ष भी लगातार मसूरी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में भी गूंज संस्थान द्वारा हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज मसूरी के साउथ रोड पर लोगों को गूंज संस्था द्वारा राशन वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, वहीं लोगों को राशन पानी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं लॉकडाउन के चलते। वहीं अब गूंज संस्थान आगे आया है और वो लगातार लोगों की मदद के लिए सामने आ रहा है और भोजन वितरण कर रहा है, राशन सामग्री वितरण कर रहा है, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राहत मिल सके। और इस कोरोना काल में जो संस्था है वो आगे आई है और लगातार लोगों की मदद कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो संस्था के लोग हैं वो राशन वितरण कर रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं भी शामिल हैं। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमने 70 लोगों को राशन प्रोवाइड कराया है
और क्योंकि यहाँ पर बहुत नीडी लोग थे और मेरे पास जो भी लिस्ट आती है, क्योंकि आज लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा उसमें संपर्क कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी, क्योंकि 2 गाड़ियाँ आती हैं, एक मेरी संस्था की वैन आती है और एक जो मेरी पर्सनल गाड़ी आती है, उसमें हम लोग जितने बैग्स लाते हैं वो सभी हम लोग यहाँ क्षेत्र में बांट देते हैं। खबर लक्सर से है, जहां सुल्तानपुर में डॉक्टर के क्लिनिक पर दवा लेने गई महिला की अचानक मौत हो गई। मौत के बाद घबराया क्लिनिक संचालक दुकान बंद कर वहां से चला गया। दुकान पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अपनी बारी आने की इंतजार में महिला क्लिनिक के बाहर बेंच पर बैठी थी। अचानक वह नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त की जा रही है। प्रकरण तो अभी जब इसका पोस्टमार्टम होगा या इसके परिजन अगर मिलेंगे तभी पता लग पाएगा। हमारी जो संज्ञान में आया मामला वो ये है कि अभी एक महिला जो है वो अली चौक की तरफ से सुल्तानपुर गांव के अंदर की ओर आ रही थी। इसके हाथ में कुछ सामान था जो झाड़ फूंक में इस्तेमाल किया जाता है, और ये यहाँ आते आते सड़क के पास, जो जैसा लोगों ने बताया, जिन्होंने देखा है उसको बताया कि यहाँ आकर गिर गई और उसके थोड़ी देर बाद उल्टी हुई और उसके बाद उसका देहांत हो गया। अभी 108 को सूचना दे दी गई, गाड़ी आ चुकी है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर ले जाया जा रहा है। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगकर ठगी कर रहे हैं। इन जालसाजों से हौसले इतने बुलंद हैं कि उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर देहरादून के रहने वाले तनुज ओबरॉय से 10,000 रुपए की मांग की। तनुज ओबरॉय ने मामले की शिकायत शहर कोतवाली में की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं एडीजी ने अभिनव कुमार ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों से भी अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस में शिकायत करें। देखिए, आप जानते ही हैं, साइबर क्राइम एक ऐसी कैटेगरी है क्राइम की जो लगातार पिछले 10-15 सालों में बढ़ती जा रही है। हमारे डीजीपी हमारी राज्य सरकार इस बारे में बार बार दोहरा चुके हैं कि ये हमारे लिए, साइबर क्राइम की रोकथाम हमारे लिए एक बहुत प्रायोरिटी का विषय है। और साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ा एक उसका पहलू है कि कई लोग जो है फेसबुक या ट्विटर पे फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके किसी जानी मानी हस्ती की, और उसके माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। खबर बाजपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कंजुगेट वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार से 45 दिन से अधिक उम्र और 1 वर्ष से उम्र के आयु के शिशु को लगाई जाने वाली वैक्सीन को लेकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाने के लिए शिशु को वैक्सीन लगवाई है। आज बच्चों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिन बच्चों की उम्र 45 दिन से ऊपर है और 1 वर्ष से नीचे है, उनको यह वैक्सीन, जिसका नाम न्यूमोकोकल वैक्सीन है, टीका है, उन बच्चों को यहाँ लगाया जा रहा। आज की शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से जो हमारे बच्चों पर जो लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में बीमारी हो जाती है या और गंभीर बीमारियाँ हो जाती है, उसके रोकथाम के लिए, उपचार के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।